हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का डी के सक्सेस पॉइंट पर। तो जो वरदान सीरीज़ चल रही है उसका ये तीसरा वीडियो है। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो साइंस के रहेंगे आपके क्लास 10th के, तो वो इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ। विज्ञान कक्षा 10 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इस बार आपकी परीक्षा में आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं और कई बार ये एग्ज़ाम में आपके पूछे गए हैं। तो इन सभी को आपको तैयार करना है। जिस स्टूडेंट की बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुई है, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका था, तो उसके लिए ये प्रश्न वरदान साबित होने वाले हैं। और कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं और फिर से पूछे जाने के पूरे पूरे इनके चांस हैं। तो वो स्टूडेंट इन्हें अच्छे से तैयार करेंगे, और जिन स्टूडेंट का थोड़ा तैयारी हुआ है और उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं है कि उनका एक अच्छा स्कोर आ सकता है, तो वो भी इसे बहुत ही अच्छे से तैयार करेंगे। ठीक है, हो सके तो इन्हें एक नोट्स बना लीजिएगा, उन पे इन्हें लिख कर और अच्छे से याद करिएगा। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो 2-3 बार इन्हें वीडियो रिपीट देखकर इन्हें अच्छे से आप याद कर सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए ये स्पेशली बनाए गए हैं। यहाँ पे मैंने 95 पार लिख रखा है। जिस स्टूडेंट ने तैयारी की है उसके लिए सोने पर सुहागा ये साबित होंगे, और निश्चित ही आपको एक अच्छा स्कोर करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका पहला प्रश्न है, यहाँ पर पहले बहुविकल्पी प्रश्न लिए गए हैं। तो जो आपका यहाँ पर पहला प्रश्न है वो है श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है। अर्थात इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा जो है वो इसका राइट आंसर होगा। AgCl या Pb ब्रैकेट NO3 ब्रैकेट बंद 2, या फिर FeSO4 या CaCO3। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। इसी प्रकार से आपके एग्ज़ाम में भी बहुविकल्पी प्रश्न आने वाले हैं, जिसमें से एक राइट आंसर होगा और वो आपको वहाँ पर चूज करना रहेगा। तो इनमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। AgCl यहाँ पर श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त किया जाता है। इसके बाद जो आपका सेकंड प्रश्न है बहुविकल्पी का 2FeCl3 F प्लस 2H2O प्लस बाई, और उसके बाद एरो, उसके बाद यहाँ पर बताया गया है 2FeCl2 और यहाँ पर प्लस H2SO4 प्लस 2HCl का रासायनिक अभिक्रिया में बाई है। अर्थात ये पूरी एक अभिक्रिया दी गई है, पूरा एक यहाँ पर जो है अभिक्रिया लिखा गया है। उसमें यहाँ पर पूछा गया है कि बाई किसका रोल यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है, किसके स्थान पर यहाँ पर बाई लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पर X भी हो सकता था, B भी हो सकता था। जिस प्रकार से हम मानते हैं ना कि मैथ के क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा यहाँ पर मानते हैं कि चलो उसका मान बाई है, उसका मान X मान लिया और बाद में वो मान फिर निकालते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर बाई लिखा गया है। बाई यहाँ पर किसके स्थान पर है? S के स्थान पर, H2S के स्थान पर, SO2 के स्थान पर, या Cl2 के स्थान पे। तो यहाँ पे आप सभी को बताना है 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट होगा। तो यहाँ पर SO2 के स्थान पर वाई लिखा गया है। ठीक है, वाई का जो रोल है वो रोल कर रहा है यहाँ पर SO2 का रोल कर रहा है वाई। तो ये यहाँ पर आपका दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काला हो जाता है। इस तत्व का नाम बताइए। अर्थात बताया गया है कि इनमें 4 में से कोई ऐसा तत्व है जिसे धूप में रखने पर और वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर जो है वो काला हो जाता है, उसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है। कापर है, जिंक है, या सल्फर है। ठीक है, ये Cu कापर का प्रतीक है। ठीक है, जिंक भी जो है वो Zn और सल्फर S। ठीक है, ये प्रतीक है इसके। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पर आपका कापर हो जाएगा। कापर इसमें बिल्कुल राइट आंसर है। जब इसे चमकदार जो है वो वायु की उपस्थिति में इसे गर्म करेंगे तो इसका जो रंग है वो काला हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो आपका चौथा क्वेश्चन है वो यहाँ पर है कि क्षारीय विलयन में
फिनोल्फथेलीन सूचक का रंग होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है फिनोल्फथेलीन किसका सूचक है यहाँ पर क्षारीय विलयन में। ऑप्शन नंबर ए है गुलाबी का, ऑप्शन नंबर बी है पीले का, ऑप्शन नंबर सी है नीले का और डी है रंगहीन का। तो यहाँ पर आपको बताना है कि चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। तो यहाँ पर गुलाबी ऑप्शन आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका नंबर जो पांचवा प्रश्न है आपका वो यहाँ पर हो जाएगा H2S विलयन का pH मान क्या है। तो यहाँ पर pH मान बताया गया है। H2S विलयन का pH मान आपको यहाँ पर बताना है। 0 है, 7 है या फिर 7 से कम है या 7 से अधिक है। तो आपको पांचवें प्रश्न में बताना है कि यहाँ पर pH मान क्या होगा H2S का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर क्या देना है, राइट आंसर देना है कि 7 से कम होगा H2S का विलयन का pH मान। इसके बाद ये बहुत ही बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और फिर से पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। तो बिल्कुल इन क्वेश्चन को मिस मत करिएगा, बहुत ही अच्छे से इन्हें तैयार करिएगा और ये आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा आपकी मदद करेंगे। इसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि छठवां नंबर प्रश्न है, एक विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका pH मान क्या होगा। तो इसमें भी pH मान पूछा गया है कि एक विलयन है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है, उसका रंग परिवर्तन कर देता है और नीले से लाल कर देता है, तो उसका pH मान क्या होगा। तो वो आपको यहाँ पर बताना है। 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा या 10 होगा। तो इनमें आपको बताना है। आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर है। छठ जो है वो 6 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, pH मान इसका 6 हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर 7 नंबर आपका प्रश्न है, सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या। अर्थात यहाँ पर बताया गया है कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल है उसमें अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। 2 होती है, 1 होती है, 3 होती है या 0 होती है। तो इनमें आपको बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 2 होती है सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या। इसके बाद आपका 8 नंबर प्रश्न आ जाता है, आघात वर्धनीयता प्रदर्शित करती है। अर्थात बताया गया है कि आघात वर्धनीयता किसे प्रदर्शित करती है, सल्फर को, आयोडीन को, फास्फोरस को या तांबा को। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा होगा, सल्फर होगा, आयोडीन होगा, फास्फोरस होगा या तांबा होगा। तो यहाँ पर आपको तांबा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो प्रश्न नंबर आपका 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस पैदा करती है या बनाती है या उत्सर्जित करती है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि AgNaAlCu। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सी गैस है। वो यहाँ पर जो बताया गया है कि धातु ठंडे जल में अभिक्रिया करके यहाँ पर हाइड्रोजन गैस देती है, Ag देती है, Na देती है, Al देती है या Cu देती है। तो इनमें से आपको राइट आंसर चुनना है। राइट आंसर Na हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 10 है बहुविकल्पी का लास्ट प्रश्न है ये, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। यहाँ पर बताया गया है Mg/Nz या Pt या Cu या Hg। तो इनमें से आपको बताना है कौन सी धातु यहाँ पर हाइड्रोजन विस्थापित करती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा Mg/Ng। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपके ऐसे प्रश्न आएंगे जो लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी या फिर बहुत विस्तृत उत्तरी प्रश्न होंगे जिनमें आपको एक आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो प्रश्न देख लेते हैं। तो उनमें से पहला प्रश्न है, रेडॉक्स अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी यहाँ पर करना है। तो उत्तर में आपको लिखना है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है रेडॉक्स अभिक्रिया या
उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर थोड़ा सा आप अगर प्रोसेस बना देंगे तो आपको अच्छे अंक मिल जाएंगे, और इससे जो एग्जामिनर रहेगा उसे ये भी समझ में आ जाएगा कि इस बच्चे को बिल्कुल स्पष्ट था कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, हालांकि नंबर तो आपको यहाँ तक भी मिल जाएंगे, लेकिन अगर ये बना देते हो तो नंबर आपके कटने के कोई भी चांस नहीं बचेंगे। तो यहाँ पर आपको अपचयन अर्थात यहाँ पर ऑक्सीजन का जो ह्रास है वो आपको यहाँ पर करके दिखाना है। CuO प्लस यहाँ पर H2 मिलाना है, अर्थात कापर और यहाँ पर हाइड्रोजन को मिलाना है। एक तरफ आपको कापर और जल को मिलाना है और यहाँ पर ऑक्सीजन का जो है वो यहाँ पर प्राप्ति करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन बन जाएगा। इसके बाद जो आपका यहाँ पर लास्ट प्रश्न है, जो आपका यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, वो यहाँ पर है अयस्क और खनिज को परिभाषित कीजिए। अयस्क तथा खनिज में क्या अंतर है, अर्थात डिफरेंस यहाँ पर पूछा गया है खनिज और अयस्क में। तो आप इसमें बीच में लाइन खींच कर भी लिख सकते हैं, और जिस तरीके से मैंने लिखा है उस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले खनिज लिख दिया है मैंने। तो खनिज में आपको लिखना है कि प्रकृति में पृथ्वी के अंदर धातुएं तथा उनके यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उनको खनिज कहते हैं, जैसे लोहा, कोयला आदि। ठीक है, जिस रूप में पाए जाते हैं आप सभी को पता है, जिस प्रकार से हम लोहे की चीज़ें देखते हैं वो उस प्रकार से ज़मीन में, जैसे कि आपके घर का गेट है तो वो गेट नहीं निकलता है, एक मलबा जैसा एक अलग ही तरीके का लोहा निकलता है, फिर उसे अलग तरीके से गलाकर अलग तरीके से कई प्रक्रियाओं से गुजर कर वो एक जो है वो किसी चीज़ का बनता है, कोई चीज़ उससे बनाई जाने के काबिल वो बनता है, तो उसी को यहाँ पर खनिज कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं अयस्क की। तो अयस्क में यहाँ पर जिस खनिज से किसी धातु को प्रचुर मात्रा में कम व्यय पर आसानी से प्राप्त किया जा सके उस खनिज को उस विशिष्ट धातु का अयस्क कहते हैं, जैसे एल्युमिनियम बॉक्साइड। ठीक है, खनिज और अयस्क में अंतर। सभी अयस्क खनिज होते हैं परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसका आंसर। इसके बाद जो 13 नंबर प्रश्न है आपका वो है निस्तापन तथा भर्जन में क्या अंतर है। यहाँ पर निस्तापन और भर्जन का डिफरेंस पूछा गया है। तो आपको उत्तर में लिखना है कि निस्तापन में अयस्क को निम्न ताप पर वायु की अनुपस्थिति या कम मात्रा में, जो वायु है वो या तो बहुत ही कम या फिर बिल्कुल अनुपस्थिति वायु ना हो तब में गर्म किया जाता है, जबकि भर्जन में अयस्क को उच्च ताप पर बिना पिघलाए वायु की नियंत्रित मात्रा, अर्थात यहाँ पर होगी लेकिन एक लिमिटेड मात्रा होगी वायु की, में गर्म किया जाता है। तो ये इनका बेसिक अंतर होता है। इसके बाद जो 14 नंबर आपका प्रश्न है विरंजक चूर्ण अर्थात ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम तथा अणुसूत्र, यहाँ पर अणुसूत्र और उपयोग यहाँ पर पूछा गया है। तो आपको यहाँ पर लिखना है कि जो यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर अर्थात जिसे विरंजक चूर्ण नाम से भी आ जाता है, कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम लिखिए और अणुसूत्र और उपयोग बताइए, या आ जाता है कि ब्लीचिंग पाउडर। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही चीज़ हैं। तो यहाँ पर का रासायनिक जो नाम है वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। ठीक है, तथा इसका अणुसूत्र क्या है CaCaOCl2 है। ठीक है, तो ये इसका अणुसूत्र है और इसका नाम क्या है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये इसका नाम है। और इसे दो और नाम से ये इसका रासायनिक नाम है, और दो नाम है ब्लीचिंग पाउडर और विरंजक चूर्ण, दो नाम से किसी भी नाम से आपसे पूछ सकता है। तो आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हमें प्रश्न उत्तर पता रहता है लेकिन हम प्रश्न को समझ ही नहीं पाते हैं कि एक्चुअल में पूछ क्या रहा है, और हम उसे छोड़ देते हैं या फिर उसे गलत कर देते हैं। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको। इसे बनाने की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर बताया गया है। इसे सूखे बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की
क्रिया से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो Ca ब्रैकेट में OH का 2 मात्रा आपको यहाँ पर लेना है, उसके बाद प्लस Cl2। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि जो सूखे बुझे चूने और यहाँ पर क्लोरीन, ठीक है, ये दोनों चीज़ें जब मिलाई जाती हैं तो यहाँ पर बनता है कि CaOCl2, अर्थात ये यहाँ पर विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है और जो H2O है, पानी है, वो यहाँ पर बाहर निकल जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं इनके गुणों की। तो यहाँ पर आपको पहला लिखना है कि यह एक हल्के पीले रंग का ठोस पदार्थ है जिसमें क्लोरीन की गंध आती रहती है। सेकेंड, यहाँ पर आपको लिखना है कि इसे जल में घोलकर गर्म करने पर क्लोरीन गैस निकलती है। इसका जलीय विलयन दुधिया होता है। अब दुधिया एक पेड़ में भी लगती है, जिसे कुछ जगह पे अपने गांव की भाषा में कहते हैं, और एक दुधिया उसे भी कहते हैं जो दूध खरीदने आता है। ठीक है, बट यहाँ पर इसका जो है वो मतलब इन दोनों में से नहीं है। दुधिया का अर्थ है जो दूध का जो रंग होता है उस रंग की बात की गई है। ठीक है, कलर की बात की गई है। तो इसका जो विलयन है वो दुधिया होता है, अर्थात आप वाइट कलर समझ सकते हैं इसका विलयन का। और आपको यहाँ पर ये इसका एक पूरा अभिक्रिया लिखना है कि CaOCl2, अर्थात यहाँ पर ये ब्लीचिंग पाउडर प्लस ये जो पानी निकला, ये पानी, और उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि जो Ca ब्रैकेट OH और यहाँ पर जो रहेगा ये बुझा हुआ चूना, ये आपको अलग करना है। उसके बाद Cl2, इसे आपको अलग करना है, अर्थात क्लोरीन को इसे अलग करना है। तो ये इस प्रकार से आपको ये लिखना है। इसके बाद जो आपका तीसरा आपको गुण लिखना है कि यह तनु अम्लों के साथ क्रिया करके क्लोरीन गैस निकालता है, अर्थात यहाँ पर ये बुझा हुआ चूना या आपको इसे विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर, इसे CaOCl2 और प्लस यहाँ पर H2SO4 के साथ जब मिलाते हैं तो CaSO4 प्लस यहाँ पर पानी H2O प्लस यहाँ पर Cl2, अर्थात यहाँ पर क्लोरीन। ठीक है, तो क्लोरीन यहाँ पर बनाता है ये। इस प्रकार प्राप्त क्लोरीन जल से क्रिया करके नवजात ऑक्सीजन निकालती है। रंग युक्त पदार्थ नवजात ऑक्सीजन से क्रिया करके रंगहीन पदार्थ बनाते हैं, जैसे H2O प्लस Cl2 मिलकर यहाँ पर 2HCl और यहाँ पर जो ऑक्सीजन रहेगा वो यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है, नवजात ऑक्सीजन रंग युक्त पदार्थ अर्थात प्लस ऑक्सीजन मिलकर रंगहीन पदार्थ यहाँ पर बनाएंगे। इसके आगे आपको लिखना है जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा कि ब्लीचिंग पाउडर एसीटोन तथा एल्कोहल के साथ जल की उपस्थिति में क्रिया करके क्लोरोफॉर्म बनाता है। अब इसके बाद इसके उपयोग आपको लिखना है। उपयोग में आपको लिखना है कि जो ऊन रहता है, ठीक है, ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और उसके बाद ऑक्सी कारक के रूप में उपयोग इसका होता है। क्लोरोफॉर्म बनाने में इसका उपयोग होता है। चीनी को सफ़ेद करने में इसका उपयोग होता है। पेयजल को जीवाणु रहित करने में इसका उपयोग होता है। सूत रहता है, उसके बाद जो लकड़ी की लुगदी है आदि का रंग उड़ाने के लिए भी इसका उपयोग, विरंजक चूर्ण का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। तो ये सब इसके उपयोग हैं। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट प्रश्न रहेगा वो रहेगा कि फ्यूज की जगह MCB जो अपने घर में लगा रहता है, आपने दोनों ही नाम सुने होंगे क्योंकि ये अधिकतर यूज किए जाते हैं हर जगह। ठीक है, जहाँ भी लाइट रहता है, फ्यूज और MCB का फुल फॉर्म होता है माइक्रो सर्किट ब्रेकर। माइक्रो सर्किट ब्रेकर लगाने के लाभ यहाँ पर बताए गए हैं। जो आपको लिखना है इसमें ये लिखना है कि MCB को प्रयोग करना फ्यूज की तुलना में अधिक सुविधाजनक है, क्योंकि विद्युत परिपथ में लघुपतन होने पर या अधिक धारा प्रवाहित होने पर फ्यूज का तार पिघल जाता है, जिसे बार बार मोड़ना पड़ता है। इसके विपरीत MCB में से अधिक धारा प्रवाहित होने पर या विद्युत परिपथ में लघुपतन होने पर
इसका स्विच ऑफ हो जाता है, जिसे आसानी से ऑन कर दिया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि ज़्यादा जब तेज़ लाइट आती है तो एमसीबी क्या होता है, गिर जाता है। तो हमारे अंदर जो घर में लगे रहते हैं, जो टीवी है, जो भी रहते हैं इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, वो यहाँ पर ख़राब होने से बच जाती हैं। ठीक है, तो और उसके बाद इसे आसानी से ऑन कर दिया जाता है, तो कोई भी दिक्कत नहीं होता है, और जो भी दिक्कत रहता है वो यहाँ पर एमसीबी तक ही ख़त्म हो जाता है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। बहुत ही बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वो यहाँ पर है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण पर लगने वाला बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है, इस बल के लिए आवश्यक सूत्र लिखिए। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कैसे लिखना है, तो वो यहाँ पर आपको लिखना है कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण पर लगने वाला बल कण के आवेश के परिमाण, चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण, कण के वेग व उसकी गति की दिशा व चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच के कोण पर निर्भर करता है। ठीक है, यदि किसी गतिशील आवेशित कण का आवेश q, वेग v तथा यहाँ पर जो b है वो तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए गति करता है, तब इस पर लगने वाला बल। ठीक है, आपको यहाँ पर इसका जो इसका सूत्र है वो आपको लिखना है, F बराबर BQ V साइन थीटा। ठीक है, तो ये इसका यहाँ पर सूत्र हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका यहाँ पर प्रश्न रहेगा, वो यहाँ पर प्रश्न रहेगा 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है, चुंबकीय बल रेखाओं से क्या तात्पर्य है, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिखिए। तो आपको यहाँ पर इसका आंसर देना है कि चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अविरल प्रदर्शन करती हैं। चुंबकीय बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर जहां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसके आगे लिखना है आपको, एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं परस्पर समांतर तथा समदूरस्थ होती हैं। असमान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाओं की सघनता कहीं अधिक व कहीं कम होती है। जिस क्षेत्र में बल रेखाएं सघन होती हैं वहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है, तथा जिस क्षेत्र में बल रेखाओं की सघनता कम होती है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम होती है। तो सीधी सी बात है कि जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की जो बल रेखाओं की तीव्रता है वो ज़्यादा रहेगी, अर्थात सघन रहेगी, वहाँ पर जो उसका जो चुंबकीय क्षेत्र का जो बल है वो यहाँ पर अधिक रहेगा, और जहाँ पर कम रहेगी वहाँ पर कम रहेगा। तो सीधी सी यहाँ पर बात है, कुछ समझने को नहीं है। अगर एक बार आप समझ लेंगे तो आसानी से एग्जाम में लिख के आ जाएंगे। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, आपको गुण लिखना है। ऐसे पॉइंट डाल के बहुत सारे गुण हो सकते हैं, बट यहाँ पर आपको 2-3 उदाहरण जो रहेंगे उदाहरण टाइप में, वो आपको यहाँ पर गुण लिखने हैं, पॉइंट डाल के लिखने हैं आपको, जिस प्रकार से मैंने लिखे हुए हैं। तो आप यहाँ पर लिखना है, पॉइंट नंबर 1 है, चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं तथा वक्र बनाती हुई दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। और उसके बाद आपने यहाँ पर एक चुंबक जैसे देखा होगा, ऐसे निकलती हैं, वो ऐसे जाती हैं, ऐसे निकलती हैं, ऐसे जाती हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पर बताया गया है कि चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं तथा वक्र बनाती हुई दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं और चुंबक के अंदर से आती हुई पुनः उत्तरी ध्रुव पर वापस आती हैं। इस प्रकार चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र के रूप में होती हैं। सेकंड, आपको यहाँ पर लिखना है कि दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। यदि काटती हैं तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं।
अर्थात उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होती हैं जो कि असंभव है। ठीक है, इसके आगे आपको यहाँ पर लिखना है चुंबक के ध्रुव के समीप जहाँ चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है वहाँ बल रेखाएं पास पास होती हैं अर्थात सघन होती हैं। ध्रुव से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता घटती है। जहाँ दूर दूर होती हैं वहाँ घटती है, कम होती है प्रबलता, तथा बल रेखाएं भी परस्पर दूर दूर हो जाती हैं। और जो आपको यहाँ पर चौथा पॉइंट लिखना है वो यहाँ पर लिखना है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं परस्पर समांतर व बराबर दूरियों पर होती हैं। तो ये आपको यहाँ पर लिखना है। इसका जो नेक्स्ट आपका प्रश्न है वो 18 नंबर है, बाष्पोत्सर्जन से आप क्या समझते हैं, इसका क्या महत्व है। तो आपको यहाँ पर बाष्पोत्सर्जन बताना है और यहाँ पर इसका महत्व भी आपको समझाना है। तो सबसे पहले तो बाष्पोत्सर्जन देखेंगे कि यहाँ पर ये बाष्पोत्सर्जन होता क्या है। तो यहाँ पर आपको हेडिंग डाल लेना है बाष्पोत्सर्जन और उसके बाद यहाँ पर बाष्पोत्सर्जन को लिखना है, उसके बाद इसका महत्व लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है कि वह क्रिया है बाष्पोत्सर्जन वह क्रिया है जिसमें जीवित पौधे अपने वायवीय अर्थात बाहरी भागों जैसे पत्तियाँ, हरे प्ररोह उसके बाद आदि के द्वारा आंतरिक ऊतकों से अतिरिक्त पानी को बाष्प के रूप में बाहर निकालते हैं। बाष्पोत्सर्जन पौधों के सभी वायवीय भागों से होते हैं, परंतु पौधों में पत्तियां बाष्पोत्सर्जन करने वाले महत्वपूर्ण अंग हैं। ये अत्यधिक चौरस होती हैं और पौधों की वायवीय सतह का एक महत्वपूर्ण भाग बनाती हैं। इन पर अधिक संख्या में पर्णरंध्र दोनों सतहों पर विपरीत रहते हैं। अब इसके बाद इसका महत्व आपको समझाना है कि बाष्पोत्सर्जन को अधिकतर बुरा ही कहा गया है। ठीक है, जो बाष्पोत्सर्जन रहेगा बाष्पोत्सर्जन उसे आपको यहाँ पर अत्यधिक बुरा ही कहा गया है, क्योंकि बाष्पोत्सर्जन के परिणाम स्वरूप पौधों में जल की कमी हो जाती है। अतः विशेष शुष्क स्थानों के पौधों तो इसे रोकने के लिए भी अनेक उपाय करते हैं, फिर भी यह पौधों के लिए अत्यंत उपयोगी है। पौधों के लिए बाष्पोत्सर्जन के निम्नलिखित महत्व हैं। तो यहाँ पर आपको कई महत्व लिख देने हैं, जैसे कि 3-4 महत्व आपको यहाँ पर लिखने हैं। और भी महत्व होते हैं बट आप यहाँ पर 2-3 लिख सकते हैं, 3-4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला आपको लिखना है कि ताप का नियमन। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो रहेगा बाष्पोत्सर्जन के कारण ही पौधे झुलसने से बच जाते हैं, क्योंकि जल की वाष्प बनने के कारण ठंडक पैदा होती है। इस प्रकार गुप्त ऊष्मा के वाष्प में चले जाने के कारण उसका उपयोग पौधा ताप से बचने में करता है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट पॉइंट रहेगा जल का समान वितरण। बाष्पोत्सर्जन द्वारा पौधों के सभी भागों में पानी का वितरण समान रूप से हो जाता है। तीसरा पॉइंट है फलों में शक्कर की सांद्रता। यहाँ पर लिखना है कि अधिक बाष्पोत्सर्जन के कारण फलों में शक्करता की सांद्रता बढ़ जाती है, जिससे फल अधिक मीठे हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको जो इसका लास्ट पॉइंट है वो आपको यहाँ पर लिख देना है कि यांत्रिक ऊतकों व आवरण का निर्माण। तो यांत्रिक ऊतकों व आवरण का निर्माण यहाँ पर कैसे होता है। तो यहाँ पर आपको
अधिक बाष्पोत्सर्जन से पौधों में अधिक यांत्रिक ऊतकों की वृद्धि होती है, जिसके कारण पौधे मजबूत होते हैं। ये ऊतक पौधों की जीवाणुओं, कवकों आदि से रक्षा भी करते हैं, विशेषकर बाहरी भागों पर बने उपचर्म आदि के आवरण से। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर 4 पॉइंट लिखने हैं। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट प्रश्न रहेगा वो 19 नंबर आपका यहाँ पर प्रश्न रहेगा। 19 नंबर प्रश्न है आपका कि धमनी तथा शिरा को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर आपको धमनी और शिरा को परिभाषित करना है। उत्तर में आपको लिखना है कि रुधिर परिसंचरण के लिए हृदय एक पंप के समान कार्य करके जिन वाहिनियों में रुधिर को भेजता है उन्हें धमनियाँ कहते हैं। धमनियाँ ऊतकों में पहुंचकर केशिकाओं, ठीक है, में बट जाती हैं तथा बाद में एकत्रित होकर शिराओं का निर्माण करती हैं। शिराएं रुधिर को वापस हृदय में लाती हैं। तो इस प्रकार से आपको धमनी तथा शिरा को परिभाषित करना है, इसका उत्तर देना है। इसके बाद जो आपका लास्ट प्रश्न रह जाता है वो यहाँ पर है हीमोग्लोबिन पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। संक्षिप्त टिप्पणी अर्थात आपको इसे शॉर्ट में बताना है, लेकिन पूरा यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित रंगयुक्त अर्थात लाल रंग की जो यहाँ पर रहेगी ग्लोब्यूलर प्रोटीन का एक अणु है हीमोग्लोबिन। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है कि श्वसन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्राणियों में श्वसन क्रिया में ग्रहण की गई ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। कोशिकाओं में ऑक्सी हीमोग्लोबिन विघटित होकर ऑक्सी श्वसन के लिए O2 को मुक्त कर देता है। इस प्रकार हीमोग्लोबिन प्राणियों के शरीर में ऑक्सीजन परिवहन का कार्य करती है। तो इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और इसी प्रकार से डेली जो वीडियो है वो आपकी 7 बजे के समथिंग आ जाती है। डेली यहाँ पर वीडियो अपलोड होती है। आप वीडियो को देखकर अच्छे से अपनी तैयारी कर लीजिएगा। 16 तारीख से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है। उसके बाद आपको यहाँ पर अब की टाइम भी नहीं दिया गया है। किसी पेपर में तो एक ही दिन का टाइम दिया गया है, किसी में गैप भी नहीं दिया गया है। तो आप देख लीजिएगा, अब की बहुत ही जल्दी आपके यहाँ पर पेपर कराए जाने वाले हैं और आपको यहाँ पर अपना 100% देना है, रात दिन एक कर देना है। उसके बाद जब आपके पेपर हो जाएंगे, चाहे जितना नींद पूरा कर लीजिएगा, क्योंकि इसी टाइम आपको नींद भी बहुत ज़्यादा आएगा। ठीक है, परिस्थितियाँ हमेशा विपरीत होती हैं और जो विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़ता है उसी को कामयाबी मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, नींद चैन सब कुछ। पहली बात तो जिन लोगों का तैयारी अच्छा नहीं हुआ है उनका नींद वैसे भी उड़ रहा होगा। ठीक है, कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो आपको हड़बड़ाना नहीं है। तो आपको यहाँ पर तैयारी करना है, जो होगा वो तो होगा ही, लेकिन आपको एक राइट डायरेक्शन में तैयारी करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। 7 बजे के समथिंग डेली यहाँ पर वीडियो अपलोड होता है नाइट में। तो आप तैयार रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।